हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे थे हम लोग। एसिडिक नेचर एक्सप्लेन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो दो ग्रुप्स हैं OHNH2 या इसी का डेरिवेटिव आ जाएगा अल्कोक्सी और यहाँ इसी का अमीनो, तो इनका प्लस आर माइनस वाई दोनों होता है, लेकिन प्लस आर डोमिनेट करता है। फिर हमने देखा था NO2CN इस टाइप का ग्रुप जिसमें माइनस आर भी होता है और माइनस आई भी होता है। और एक तीसरा देखे थे अल्काइल जो ओवरऑल प्लस आई या फिर प्लस आर है एज ए हाइपर कंजुगेशन के आधार पे। मतलब ये ओवरऑल हो रहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये सब इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से जो है एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो यदि अब इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे pK वैल्यू के आधार पे, तो कुछ कंपाउंड हम लोग लेकर के चलें, अच्छा इसमें एक और छूट गया हैलोजन, जिसका कि प्लस आर और माइनस आई दोनों होता है, लेकिन माइनस आई भारी पड़ता है। तो इस हिसाब पे देखो, अब हम 4 कंपाउंड यहाँ लिखने वाले हैं। एक COOH में NO2, एक COOH में Cl, एक COOH में CH3 और एक COOH में OH। 4 डेरिवेटिव्स लिखे हैं। इन चारों का pK वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल, वह कहता है कि जो पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है इसका pK है 3.44, क्लोरोबेंजीन का है 3.99, ये टॉल्विक एसिड का है 4.37, और ये जो है सैलिसाइलिक एसिड वाला पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक 4.58। ऐसा तो इस pK के वैल्यू के आधार पे तो हम लोग को साफ पता चल गया कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड वीक है। तो पता चला हम लोग को कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलोड बाय दिस, देन दिस, और लास्ट में ये वाला, क्योंकि pK वैल्यू जिसका कम होता है एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ जो बताए इसी के अनुसार NO2 माइनस आर माइनस आई मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ Cl प्लस आर और माइनस आई तो देने और लेने दोनों का है, ओवरऑल लेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, लेकिन वीक या वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, अब बचा यहाँ CH3, तो CH3 में कहाँ गया अल्काइल, प्लस आई है प्लस आर है, ओवरऑल डोनेटिंग है, प्लस आई प्लस आर है। और बचा OH, तो OH में प्लस आर और माइनस आई है, लेकिन माइनस आई यहाँ काम करेगा नहीं, खास करके पारा पे है। तब जब यह पारा पे है तो हम लोग जानते हैं कि पारा पे ही तो काफ़ी दूर हो गया ना, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा, केवल रेजोनेंस। और OH का रेजोनेंस ज़्यादा बढ़िया होगा CH3 से, क्योंकि CH3 में सिग्मा का डिलोकलाइजेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा ना, और इसमें लोन पेयर, तो लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन ज़्यादा आसान होता है सिग्मा का डिलोकलाइजेशन से। इसलिए बोलें कि ई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये वाला हो गया वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब जैसा कि पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। अब विड्रॉइंग में जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है उतना मजबूत एसिड, तो सबसे ज़्यादा NO2 का होता है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे कम हो गया Cl, उससे कम CH3OH। CH3OH में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। OH में तुम ऑक्सीजन का यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भूल जाओ, माइनस आई काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, केवल रेजोनेंस देखना है।
तो यहाँ रेजोनेंस होगा हाइपर कंजुगेशन के वजह से, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, और इसमें रेजोनेंस होगा लोन पेयर की वजह से। तो लोन पेयर का रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेट करता है सिग्मा वाले से, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और डोनेटिंग ग्रुप है मतलब एचडी का स्ट्रेंथ हो जाएगा कम। मान के चलो कि यही यदि ऐसे वाला रहता, या देखो COOH CH3 और एक ऐसे COOH OH, यहाँ पारा पे है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ ऑर्थो पे है। अब इनका pH वैल्यू क्या कहता है ज़रा उसको भी देख लो, इनका pH वैल्यू क्या कहता है ज़रा उसे भी देख लो। इसका pK वैल्यू है 2.98, लेकिन इसका जो pK वैल्यू है वो है 4.09 ऐसा। और अब देखोगे pKa के आधार पे तो सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। ऊपर वाले में जब पारा सब्स्टिट्यूटेड है तो पारा सब्स्टिट्यूटेड में OH वाला कम एसिडिक है, लेकिन जब ऑर्थो हो गया तो OH वाला अब ज़्यादा एसिडिक हो गया। देखो pK वैल्यू में कितना अंतर है, तो यहाँ तो थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब ये जो OH है वो आ गया है ऑर्थो पे, बगल में है, और बगल में इसका मतलब कि अब इसका -I इफेक्ट भारी पड़ेगा। इसमें तो -I है ही नहीं, ये कहीं भी रहेगा डोनेट ही करेगा, लेकिन ये ऑर्थो पे है तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इंडक्टिव के इफेक्ट से ना, क्या कि बगल में हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ऑर्थो वाला जो है अभी भारी पड़ जाएगा इंडक्टिव इसका रेजोनेंस पे, और ओवरऑल यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। पारा पे है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बना, लेकिन ऑर्थो पे आया तो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और अब जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया इसके तुलना में। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एकदम ध्यान में रखो इस चीज़ को। इसलिए एक साथ बताए, पहले पारा सब्स्टिट्यूटेड का लेकर के बताए, फिर ऑर्थो का। इतना याद रख लोगे भाई कि जब इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों होगा तो इंडक्टिव चूँकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो यदि डिस्टेंस कम हो तब इंडक्टिव भारी पड़ेगा रेजोनेंस पे, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो ऑर्थो में इंडक्टिव डोमिनेट करेगा रेजोनेंस को, लेकिन पारा है तो फिर पारा में इंडक्टिव भारी कम हो जाएगा रेजोनेंस से। और बचा मेटा, तो मेटा में रेजोनेंस तो होगा नहीं, केवल इंडक्टिव होगा। तो मेटा और ऑर्थो में इंडक्टिव डोमिनेट करेगा, और पारा सब्स्टिट्यूटेड है तो रेजोनेंस डोमिनेट करेगा। और यदि इंडक्टिव रेजोनेंस वाला बात क्लियर हो पा रहा होगा तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें से हम लोग एक ही टाइप के कंपाउंड का लेकर के कंपेयर करते हैं, एक ही टाइप का कंपाउंड को लेकर के जो है कंपेयर करते हैं हम लोग कि नाइट्रो ही हो लेकिन अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड हो, तो क्या होगा। हाइड्रोक्सी ही हो लेकिन अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड हो, तब क्या होगा। कंपैरिजन, कंबाइंड तो देख लिए, कंबाइंड क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको हम लोग समझ लिए। नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स, COOH ऑर्थो NO2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। COOH पारा, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आ गया पारा, फिर मेटा, तीन। अब बेंजोइक का तो सबसे कम ही होगा।
सबसे पहले सबका पीके वैल्यू लिखो। तो ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड का जो पीके वैल्यू है वो है 2.17। 2.17। इसका पीके वैल्यू है 3.41। इसका है 3.45 और इसका तो जान रहे हैं 4.2 ऐसे। अभी क्यों होगा ज़रा इस बात को हम लोग समझें। अभी जितना बात एक्सप्लेन करा हमने उसी के आधार पे ये सब है। सबसे पहला बात कि जो NO2 है हम लोग देख चुके हैं कि NO2 में -R भी है -I भी है, सब जगह वही है -R -I। ठीक, ऑर्थो पे लगा हुआ है ग्रुप तो इसमें -R -I दोनों काम करेगा। पारा पे आ गया तो -R बढ़िया काम करेगा, -I वीकली काम करेगा, काहे कि डिस्टेंस बढ़ गया। इसमें -R काम ही नहीं करेगा, काम करेगा केवल -I। कैसे? तो इंडक्टिव के इफेक्ट, इंडक्टिव तो डिस्टेंस के हिसाब से देख लो कि यहाँ अगल बगल है 1 2 पे, यहाँ 1 2 3 4 पे, यहाँ 1 2 3 पे। तो इंडक्टिव सबसे ज़्यादा ऑपरेट होगा 1 2 वाले में, क्योंकि ग्रुप बगल में ना। इंडक्टिव इफेक्ट में जितना कम डिस्टेंस रहता है उतना ज़्यादा पावर होता है ऐसे। तो इंडक्टिव के हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक खींचेगा, फिर मेटा वाला और फिर रेजोनेंस वाला, मतलब कि पारा वाला। रेजोनेंस यहाँ और यहाँ वर्क करेगा, यहाँ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, जब तुम इसका रेजोनेंस दिखाओगे, इसके कार्बन आयन का रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ऐसे कार्बन आयन का जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है उसको दिखाओगे तो ई करोगे यहाँ, ई करोगे यहाँ दिखाने के लिए, ई पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। हो गया रेजोनेंस। यहाँ भी वही कर सकते हो, O पे माइनस डबल बॉन्ड O। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसका हम दिखा रहे हैं। ई यहाँ जाएगा, ई यहाँ, उसके बाद इसको करोगे यहाँ, ई करोगे यहाँ, ई चलाएगा यहाँ, डायरेक्ट रेजोनेंस हो गया। इसमें कोई भी हिसाब से नहीं होगा, देख लो तुम, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो, ई किया यहाँ, ई किया यहाँ, चलो इधर दिक्कत नहीं है। अब इसको करोगे यहाँ तो क्या ई यहाँ करोगे? नहीं, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो जरा इधर, ये जैसे ही इस तरह से करोगे तो यहाँ तो बॉन्ड है ये था, यहाँ भी हो जाएगा। तो ये कार्बन का 5 को बॉन्ड हो गया ना, 1 2 3 4 5, जो नहीं पॉसिबल है। तो इसका रेजोनेंस ऐसे नहीं होगा, इसका रेजोनेंस ऐसे होगा कि ई यहाँ और ई यहाँ, ऐसा यहाँ, ई यहाँ, फिर ही जाएगा आगे, ऐसे कर। मतलब इसमें जो NO2 ग्रुप था वो कहाँ इसके इलेक्ट्रॉन को लिया? यहाँ ले रहा है, पाई को NO2 लिया, यहाँ पाई को NO2 लिया, यहाँ लिया क्या? नहीं लिया। तो मेटा वाला का जो है रेजोनेंस में कोई रोल नहीं है। तो उस हिसाब से ऑर्थो पारा में रेजोनेंस है तो ये दोनों मेटा वाला से ज़्यादा एसिडिक होगा। अब उसमें से भी ऑर्थो में रेजोनेंस के अलावा इंडक्टिव भी उतना ही पावरफुल है। रेजोनेंस के अलावा इसमें इंडक्टिव भी उतना ही पावरफुल है, इसीलिए इसमें रेजोनेंस इंडक्टिव दोनों के आधार पे इलेक्ट्रॉन लेगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक यही हो जाएगा, NO2 वाला। क्योंकि NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड का ही खींचेगा, इसका ही खींचेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन खींचेगा, हाइड्रोजन का, तो जल्दी H निकलेगा। और H जल्दी निकलेगा तो फिर जो कार्बोक्सिलेट बना इसका फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी बेहतर होगा, तो H+ रेजिंग टेंडेंसी को भी बढ़ाएगा और जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसके स्टेबिलिटी को भी इन्हांस करेगा। तो उस हिसाब से ऑर्थो इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन पारा, देन मेटा, और सबसे कमज़ोर हो गया ये। ऑर्थो में कहानी और है, क्या है सो देखो कि यदि तुम इसको ऐसे नहीं दिखाओगे ना और यहाँ हाइड्रोजन दिखाओगे तो यहाँ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन, रिंग बनता है, चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है।
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते सिस्टम स्टेबलाइज करता है। तो ऑर्थो नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नहीं होगा। ऐसे हाइड्रोजन दिखाओगे तो ऐसे इतना अपोजिट थोड़े होता है, अगल बगल ग्रुप रहने से चिलेशन होता है ऐसे। तो 3 बात हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का सबसे ज़्यादा एसिडिक होने का 3 वजह। पहला कि NO2 दोनों हिसाब से इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, तो H+ रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ा कार्बोक्सिल का। दूसरा कि जो कार्बोक्सिलेट बना माने कॉन्जुगेट बेस, उसको भी सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज वही किया। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि एडजेसेंट में था, तो यदि वह ग्रुप कार्बोक्सिल के रूप में है तो उसके हाइड्रोजन के साथ नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये 3 वजह से जो है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, तो नाइट्रो वाला में कैसे याद रह गया, ऑर्थो सबसे ज़्यादा, फिर पारा, फिर मेटा, सबसे कम बेंजोइक, उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने होने वाला है ही नहीं ऐसा। चलो अब हाइड्रोक्सी वाला देखो, अब हाइड्रोक्सी वाला देखो। यहाँ हम लोग नोट करते चले, लास्ट में कंक्लूजन आएगा कि NO2 ग्रुप था तो ऑर्डर क्या आया, ऑर्थो, पारा, मेटा और फिर नॉर्मल बेंजोइक। अब लेते हैं हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसको लेते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में कहानी थोड़ा सा अलग है। ये COOH ऑर्थो लिया हमने, फिर मेटा, फिर बेंजोइक, और फिर पारा। पीके वैल्यूज क्या कहते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का जो पीके वैल्यू है वो है 2.98। मेटा वाला का है 4.08, केवल बेंजोइक का 4.2 और इसका 4.58। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन देंगे हम लोग, पीके के आधार पे तो निष्कर्ष निकला हुआ है, ऑर्थो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन मेटा, देन बेंजोइक और लास्ट में पारा। ठीक है, अब इसमें भी ऑर्थो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हो रहा है, इसमें भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो रहा है। किस वजह से हो रहा है देखा जाए, OH प्लस R माइनस I दोनों रख रहा है। हम क्या कहें कि जब भी यह OH ऑर्थो पर हो तो इस केस में माइनस I डोमिनेट कर जाएगा, मतलब ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे, इससे ज़्यादा ये इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन लेगा। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन नहीं देने के पीछे कारण है कि वो ये भी है कि जो बड़ा सा ग्रुप यहाँ देख रहे हो और ये OH ग्रुप, ये दोनों अगल बगल है तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर, और उसके चलते क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो कंपाउंड का प्लानरिटी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। और हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस का एक एसेंशियल कंडीशन होता है कंपाउंड शुड बी प्लानर, नहीं तो बिना प्लानरिटी का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कैसे कर सकता है, नहीं करेगा। तो अगल बगल होने से ग्रुप रिपेल करेंगे, प्लानरिटी डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ रेजोनेंस वाला बात ख़त्म ही हो जाएगा, बचेगा केवल इंडक्टिव। मतलब यहाँ OH ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है और ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब इंडक्टिव में चूंकि ग्रुप जितना नज़दीक होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है या उतना ज़्यादा ही करता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है।
तो 1 2 अगल बगल है, सबसे ज़्यादा माइनस आई, तो यहाँ स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर गया। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस का कहानी खत्म हो गया इसका। और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो कि इसका OH है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। तो यह जो बात है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। कौन बात? पहला बात कि स्टेरिक हिंडरेंस आने से प्लैनरिटी ख़त्म हो गया और रेजोनेंस पर भारी पड़ गया इंडक्टिव। और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों की वजह से। इसमें क्या कहानी है? तो इसमें प्लस आर तो होगा नहीं, क्या कि मेटा पर है। प्लस आर तो होगा नहीं क्योंकि मेटा पर है। मेटा वाला प्लस शो रेजोनेंस शो करता नहीं है। कैसे शो करेगा रेजोनेंस? ऐसे करके डिलोकलाइजेशन दिखवाओगे, मान के चलो यहाँ करोगे, तो इसको कहाँ करोगे बताओ? हैं, इसको सपोज यहाँ कर दोगे, हैं, तो इसको यहाँ कर दोगे, हैं, तो फिर यहाँ चला जाएगा, तब तक पता चला प्लस यहाँ आ जाएगा। तो कैसे होगा? तो यहाँ ये शो नहीं करेगा, तो यहाँ भी केवल शो करेगा माइनस आई। यहाँ रेजोनेंस ख़त्म हुआ था अगल बगल होने के चलते स्टेरिक फैक्टर, यहाँ रेजोनेंस ख़त्म हुआ पोजीशन की वजह से, मेटा के चलते, कि मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता, ऑर्थो पारा पे काम करता है इस केस में। OH ऑर्थो पारा के लिए होता है। ठीक, इसमें कुछ भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। और अब इसमें क्या होगा कि चूंकि यह इससे लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है, अपोजिट है एकदम 180 पे कार्बोक्सिल का, तो इस केस में लार्जेस्ट डिस्टेंस होने के वजह से यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट काम नहीं करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ डोमिनेट कर जाएगा रेजोनेंस, और इस केस में ओवरऑल काम करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। तो बेंजीन में यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ और यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आने से तो कम हो जाता है एसिडिक का स्ट्रेंथ, इसलिए इसका कम हो गया और वैल्यू जो है pKa का बढ़ गया। ऑर्थो का सबसे ज़्यादा हुआ ऑर्थो इफेक्ट के चलते, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से प्लैनरिटी खत्म हुआ, इंडक्टिव डोमिनेट कर गया रेजोनेंस पे, ओवरऑल ये बन गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम किया, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, इंडक्टिव भी काम करेगा, लेकिन चूंकि मेटा वाला डिस्टेंस ऑर्थो से ज़्यादा होता है तो इस केस में यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। रेजोनेंस तो वैसे भी नहीं लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ कम होगा इसके तुलना में, मतलब ये जो है वीकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा यहाँ के तुलना में, तो इसीलिए वीक एसिड हो गया। यहाँ चलो कोई ग्रुप नहीं है और यहाँ ही OH ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम नहीं करेगा। समझ गए? तो यह जो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड था, इसमें ऑर्डर क्या ऑब्जर्व करा हमने? OH आ जाने से कि ऑर्थो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, फॉलोड बाय मेटा, देन बेंजोइक एंड पारा इज लिस्ट एसिडिक। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखोगे सबको ऐसा। यदि रेजोनेंस इंडक्टिव का कंसेप्ट नहीं है तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये टॉपिक्स कभी भी क्लियर नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं क्लियर होने वाला है, इसलिए इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे अच्छे से। नेक्स्ट, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो, टॉल्विक एसिड मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो, तब क्या होगा? तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए जो डाटा है वो क्या कहता है? इस बार डाटा फिर से ऑर्थो को बढ़ावा दे रहा है। COOH CH3, फिर केवल बेंजोइक, फिर मेटा, और फिर पारा। पीके वैल्यू कह रहे हैं इसका 4.09, 4.19, वही 2 के आसपास, 4.24 एंड 4.37 ऐसा। तो ज़रा बताओ इसमें क्या कहानी हो गया? अब ऑर्थो यहाँ काहे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया? यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जैसा भी कुछ बात नहीं होने वाला है,
तो यहाँ फिर ऑर्थो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैसे हो गया, दिस वन। अगेन ऑर्थो इफेक्ट, अगेन ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किस सेंस में आएगा तो समझना, ग्रुप्स अगल बगल हैं तो अगल बगल होने के वजह से जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता था ना ऐसे ACO माइनस डबल बॉन्ड ओ रहता तो ये यहाँ जाता, ये यहाँ जाता, और CH3 में ये बॉन्ड ऐसे होता है तो यहाँ शिफ्ट करता। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि ग्रुप्स अगल बगल हैं, मतलब ये डोनेटिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा ऐसा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं होगा। CH3 में ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस, हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में भी प्लस होता है। तो रेजोनेंस तो काम किया नहीं, इंडक्टिव यहाँ काम करेगा क्योंकि अगल बगल है। लेकिन होता क्या है कि इस ग्रुप के ई रहने से, नज़दीक आने से स्टेरिक फैक्टर यहाँ डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे। स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे, मतलब इंडक्टिव के वजह से भी यह इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं दे पाता है। तो ओवरऑल जो है समझो उस ग्रुप का कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। इससे वीक हो गया बेंजोइक, इसलिए क्योंकि इसमें इसका H+ रीजिंग टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसको रिपेल करने वाला कोई ग्रुप नहीं है। ज़्यादा बोल रहे हैं, कम होगा क्योंकि रिपेल ये H+ जल्दी लूज करेगा, क्या कि बगल में रिपेल करने वाला ग्रुप है तो तुरंत से चाहेगा H+ लूज करके अपना कार्बोक्सिलेट आयन बनाए, बाद में रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होते रहे। लेकिन यहाँ अगल बगल में कोई ग्रुप नहीं है तो उतना रिपल्सन होएगा नहीं। यहाँ से अब क्या होगा कि मेटा पे आया तो रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इंडक्टिव काम करना अब शुरू करेगा, और इंडक्टिव काम अब यहाँ भी करेगा। चूँकि ई कमज़ोर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन दोनों लगेगा, पारा पे है ना, और इसमें केवल इंडक्टिव लगेगा। अब इसमें इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन दोनों के वजह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम ही नहीं किया, उल्टा काम किया एक प्रकार से समझ लो, H+ रीजिंग टेंडेंसी को बढ़ा दिया रिपल्सन की वजह से, और यहाँ तो कोई ग्रुप था ही नहीं। समझ गए बात को। तो यहाँ यह ग्रुप ओवरऑल इसके H+ रीजिंग टेंडेंसी को बढ़ाया स्टेरिक फैक्टर की वजह से। इसमें कोई ग्रुप नहीं था, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट काम कर गया, डोनेटिंग नेचर आ गया, इसमें ज़्यादा डोनेटिंग आ गया, बोथ इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन की वजह से, इसलिए जो है वो सबसे वीक हो गया। तो इस तरह से अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड में हमने क्या देख लिया, ऑर्थो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन बेंजोइक, देन मेटा एंड पारा इज द वीकेस्ट। ठीक है, ऐसे और भी है, नेक्स्ट लेक्चर में जो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।